नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या गलती से आ गए हैं, किसी शेयर लिस्ट के थ्रू पहुंचे हैं, तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शिक्षा शास्त्र का ये बीए फर्स्ट की क्लास चल रही है, जिसमें से पेपर 1 का यूनिट 1 कवर कर चुके थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पेपर 1 में यूनिट 2 को देखेंगे, जिसमें है अप्रोचेस टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के उपागम क्या क्या हैं। तो आपके सिलेबस में इसके 5 उपागम दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा के उपागम क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो अप्रोच की जो हिंदी होती है तो वो हम उपागम बोलते हैं, पर जो ये उपागम है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, उप और आगम। अब यहाँ पे उप का अर्थ होता है समीप या किसी के पास, और आगम का अर्थ होता है जाना या पहुंचना। मतलब जब वो किसी के पास पहुंचा जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कि उपागम, अप्रोचेस। तो यहाँ पे किसके पास हम जा रहे हैं? एजुकेशन के पास है। अप्रोच कहाँ जा रहा है हमारा? यहाँ पे एजुकेशन के पास। तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई शिक्षा के उपागम, यानी उपागम का अर्थ होता है किसी के पास जाना या किसी के समीप पहुंचना। ठीक, तो ये था उपागम की मीनिंग। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 अप्रोच हैं वो क्या क्या है। तो हम पहले उनको नाम बता देते हैं। ये जो 5 आपके अप्रोच हैं, पहला है फिलोसफिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है सोशियोलॉजिकल, और है हिस्टोरिकल, और लास्ट में है हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच। तो ये 5 अप्रोच हमको पढ़ना है, जिसमें से दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। तो ये 5 यूनिट 2 में आप लोगों के बस यही 5 उपागम हैं, 5 अप्रोच हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की जो क्लास होगी तो इसमें हम 2 अप्रोच, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल को कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए अप्रोचेस को हम कवर करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिलोसफिकल अप्रोच से। अब चूंकि अगर आप लोगों ने दर्शन किसी का, अगर 12th तक आप लोगों ने आर्ट, साइंस की जगह आर्ट लिया होगा और किसी ने फिलोसफी पढ़ी होगी, वो बहुत बेहतर तरीके से जानता होगा कि फिलोसफी कितनी जरूरी है शिक्षा शास्त्र के लिए। इसको ऐसे समझ लो एक साधारण भाषा में कि दो चीजें हैं, एक और एक, दो हैं। इसके पास सारी नॉलेज है, ठीक। एक पर्सन है, इसके पास सारी नॉलेज है, और एक पर्सन है जो इसको अप्लाई कर सकता है। अब अगर ये सिर्फ नॉलेज रखा है, अगर एक बंदा कि हाँ मेरे पास ज्ञान है, पर कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है, यानी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसका यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसके नॉलेज के कोई मतलब नहीं है। दूसरा बंदा है, सेकंड पर्सन की, आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, उसके गुड बैड, उसकी मेरिट डिमेरिट्स, ठीक है, उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, यानी नॉलेज नहीं है, तब भी आपकी जो अप्लाई की कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो सेम यही चीज है जो दार्शनिक उपागम होता है शिक्षा शास्त्र में। ये दोनों तरीके हैं, मतलब दो लोग हैं, एक फिलोसफी हो गई पहला, जिसके पास सारा नॉलेज है, और दूसरा, यानी ये पहला पर्सन हमारा हो गया फिलोसफी,
और दूसरा प्रश्न हमारा हो गया एजुकेशन। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब सही से यूज होता है कि शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन सभी का समाधान होता है, यानी एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वीकनेस हैं, उन सब को दूर कौन करेगा? हमारा फिलोसफी यानी दर्शन। तो इसमें यही बस जान लीजिए कि सभी प्रश्न फिलोसफी क्या करता है कि जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को वो सॉल्व करता है। अगर दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा शास्त्र के कभी भी जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब नहीं मिलेगा। उन हर चीजों का सवाल ढूंढने का, यानी हर क्वेश्चन का आंसर देता है कौन? फिलोसफी। तो जो दार्शनिक अप्रोच है वो मेनली यही करता है। थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि शिक्षा के सभी प्रश्न, मतलब एजुकेशन की जितने भी क्वेश्चंस हैं, चलो थोड़ा सा लिख देते हैं। शिक्षा के सभी प्रश्न किसके प्रश्न हैं? दर्शन के। दर्शन के प्रश्न है। शिक्षा कोई सवाल उठाता है तो वो सेम सवाल उठ जाएंगे, यानी एजुकेशन कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे किससे? फिलोसफी से। यानी एक शिक्षा शास्त्री कोई सवाल पूछ रहा है तो नो डाउट वो चीज एक फिलोसफर के पास भी जाएगी। अब दर्शन क्या करता है? ये फिलोसफी इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है, इनको समझता है, एनालिसिस करता है। ये सारा काम कौन कर रहा है? ध्यान देना, फिलोसफिकल अप्रोच कर रहा है कि शिक्षा ने कोई क्वेश्चन दिया, वो समझेगा, उसका एनालिसिस करेगा और उसको सॉल्व करेगा। तो ये सारी चीज कौन करेगा? हमारा फिलोसफिकल अप्रोच करेगा। तब इसको अगर डिफाइन किया जाए कि जितने भी एस्पेक्ट हैं, और एक चीज है, जितने भी एस्पेक्ट हैं इन सभी के, अब इनको अगर हम एक साथ जोड़ दें कि शिक्षा के जितने भी प्रश्न हैं वो दर्शन के प्रश्न हैं, तो वो दर्शन क्या करेगा कि इन सभी को वो समझेगा, एनालिसिस करेगा, उनको सॉल्व करेगा, उसके विभिन्न पहलुओं को देखने की कोशिश करेगा और उसके द्वारा क्या करेगा? वो समस्या का समाधान करेगा। और ये कौन करेगा? दर्शन करेगा। अब एक डिफिनेशन है रॉस की। रॉस ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको समझ लो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एजुकेशन और फिलोसफी की एक ही चीज के दो हिस्से कैसे हो। जैसे सिक्का होता है, आपके पास कोई क्वाइन होगा, जेब से निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो क्वाइन में दो चीजें होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हेड या टेल। अगर दोनों तरफ हेड हो तो भी सिक्का आप यूज नहीं कर पाओगे, उस क्वाइन को कोई यूज नहीं है। दोनों तरफ टेल हो तब भी कोई यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हेड और टेल दोनों होगा तो सिक्का तभी आप मार्केट में यूज कर पाओगे। तो वही चीज कह रहे हैं रॉस कि एजुकेशन एंड फिलोसफी किसी चीज के दो अलग अलग पार्ट नहीं, बल्कि एक ही चीज के दो अलग अलग हिस्से हैं जिनके बिना वो अधूरे हैं। इसी चीज को मैंने शुरू में बताया था कि एक को मैंने क्या कहा था? सैद्धांतिक। दर्शन क्या है यहाँ पे? सैद्धांतिक पक्ष है, यानी थ्योरेटिकल। और दूसरा हमारे पास है गत्यात्मक। एजुकेशन है यहाँ पे हमारा गत्यात्मक। सैद्धांतिक कौन है? हमारे पास फिलोसफिकल है। और हमारा एजुकेशन है डायनेमिक्स। अब जब दोनों मिलते हैं तो क्या होती है? प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाती है। और अगर ये सिर्फ लेके अपना नॉलेज बैठे रहें, ये अपने डायनेमिक्स लेके बैठी रहें या अपनी थ्योरी लेके बैठे रहें, तो कभी भी एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो, नियम कानून बनाना आसान है पर उसको जब अप्लाई करते हैं लोगों पे तो वो सबके लिए इक्वली है या नहीं, तो इन चीजों का पता करने के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षा शास्त्र का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे नियम कानून बना लेंगे हम किसका यूज कर रहे हैं? फिलोसफी का। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, ये तो हो गया इनका कॉन्सेप्ट। अब इसकी भूमिका क्या है, कुछ मतलब ये करता क्या है, ये दार्शनिक अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एजुकेशन के जो भी एम्स हैं, एम्स हो गया, इसके गोल हो गया, वैल्यू, इन सब का निर्धारण करता है, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करता है। कौन करता है? तो मैंने हटा दिया।
फिलोसफिकल अप्रोच करता है इन सारी चीजों का, चाहे शिक्षा के हो लक्ष्य हो, गोल हो, उद्देश्य हो, इन सारी वैल्यू हो यानी मूल्य हैं, उन सबको कौन डिटरमाइन करेगा? फिलोसफिकल अप्रोच। ये थ्योरी निर्माण में सहायक होता है, थ्योरी यानी सिद्धांतों को बनाने में काम आएगा। इसके बाद ये काम आता है कि समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने में फिलोसफिकल अप्रोच आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड को बनाने में, कैरिकुलम को बनाने में, कैरिकुलम डेवलपमेंट में काम आएगा। कौन काम आ रहा है हर जगह? हमारा फिलोसफिकल अप्रोच है। इसके अलावा जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के कंस्ट्रक्ट करने में, उसके लिए जो थ्योरी यूज होती है, किस नियमों, किस सिद्धांतों पे, उस पे भी कहाँ काम आता है, हेल्प करता है पूरा हमारा फिलोसफिकल अप्रोच। अब इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा उसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये तो फिलोसफिकल अप्रोच की मेन थीम हो गई कि हाँ भाई ये कहाँ कहाँ काम आता है, इसके क्या रोल है और ये है क्या। लेकिन फिलोसफिकल अप्रोच में भी कई पार्ट हैं, जैसे कि आप लोग आगे जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आइडियलिज्म, ये एक दार्शनिक विचारधारा है। रियलिज्म, इसी तरह कई दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन सबका एक लक्ष्य होता है कि बालक जिसको हम सिखा रहे हैं उसका डेवलपमेंट करना होता है। तो फिलोसफिकल अप्रोच हो गया। फिलोसफिकल अप्रोच में जो ये पांच हैं, इनमें कुछ नाम जैसे याद कर लीजिएगा, जैसे आदर्शवाद हो गया, आइडियलिज्म हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, यथार्थवाद हो गया, रियलिज्म हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, मार्क्सवाद हो गया, मार्क्सिज्म हो गया। तो इस तरह कई फिलोसफी हैं, लेकिन ये सभी हिस्सा हैं दर्शन का। तो इन सबका वही काम है जो दर्शन करता है, यानी शिक्षा की समस्याओं का समाधान। अब हम दूसरे उपागम की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक। अब देखो, दार्शनिक का जो उपागम था उसका कार्य करने का तरीका अलग था। वो क्या था? समस्याओं का समाधान करना। उसका मेन लक्ष्य ये होता था कि जो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉल्व करना है। फिर भी कुछ समस्याएं रह जाती हैं। अब ये पहला अप्रोच था जिसने इस बात पे फोर्स किया कि जो शिक्षा है, यानी जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, वो बालक के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो हमारा स्टूडेंट है या हमारा इसको लर्नर कह लो, तो इस पे बल देने का जो काम किया था, यानी फोर्स किया, किसने किया? साइकोलॉजिकल अप्रोच ने। इसने कहा कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आजकल की जो हम शिक्षा देख रहे हैं कि वो बालक को इतना महत्व क्यों देती है, तो उसका कारण है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच। मनोवैज्ञानिक उपागम ने इस पे फोर्स किया कि नहीं, देखो शिक्षा जो हम एजुकेशन दे रहे हैं बालक को, तो उसको हम बालक समझ के दें, ना कि उसको एक वयस्क एडल्ट समझ के दें। उसको हम कहें कि वो चाइल्ड है, वो बच्चा है, उसके अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड जो एजुकेशन है वो उसे प्रोवाइड कराइए, ना कि आप जो आता है आप भी सिखा दो कि नहीं मैं कर ले रहा हूं तो तुम क्या नहीं कर सकते। तो इस चीज का बचाव करने का जो काम किया वो हमारा था मनोवैज्ञानिक उपागम, जिसने कहा कि शिक्षा कैसी हो, एजुकेशन कैसा हो, बालक के अनुरूप हो। अब इसने ऐसा क्यों कहा कि जो बालक होते हैं क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल के यहाँ मतलब विभिन्न से है कि बालक क्या है कि विभिन्न एज ग्रुप के हैं, विभिन्न आयु के हैं। ठीक है। अब जब वो विभिन्न आयु के हैं यानी मल्टीपल एज के हैं, सबकी एज अलग अलग है, तो हम सबको एक जैसी शिक्षा कैसे दे सकते हैं कि हम एक जैसा यानी सेम एजुकेशन सबको क्यों प्रोवाइड कराएं? तो हम उनकी एज एज के अकॉर्डिंग उनका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल क्या है,
उनकी इंटेलिजेंसी कैसा है, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, इन सब योग्यताओं की, कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा प्रोवाइड कराएं। तो ये चीज किसने शुरू किया? हमारे साइकोलॉजिकल अप्रोच ने। क्योंकि इसका मानना था कि जो ये विभिन्न एज हैं, यानी मल्टीपल एज के बच्चे हैं, तो सबकी क्या है, एबिलिटी अलग अलग है। सबकी एबिलिटी डिफरेंट है, और जब सबकी एबिलिटी डिफरेंट है तो हम सबको एक जैसा। तो कैसे गया? अरे यार, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था, तो 20-25 सेकंड के लिए वीडियो एरर रहेगा, तो उसको स्किप कर देना, नहीं तो फिर से रीशूट करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब एबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग एबिलिटी है, सब डिफरेंट है, तो हम एक जैसी पॉलिसी सब पे क्यों लागू कर सकते हैं? यानी सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग शिक्षा, यानी जिसको जैसी नीड होगी, यानी जिस चिल्ड्रन को उस एज ग्रुप में, कि कुछ बच्चे कॉमन होंगे उनको उस तरीके से शिक्षा दी जाएगी, कुछ बच्चे स्पेशल होंगे तो उनको स्पेशल एजुकेशन दिया जाएगा, तो मतलब जिसकी जैसी नीड होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो साइकोलॉजिकल अप्रोच ने दिया। वाईफाई का भी भरोसा नहीं रहा भाई, ये भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन का एम है, तो वो मेन है कि भाई बालक का हम क्या करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में हम क्या क्या हर चीज रख देंगे, उसकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलिजेंसी रख दीजिए। मतलब आप जितनी चीजें सोच सकते हैं उन हर एबिलिटी का हम विकास करेंगे, यानी हर एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कि बालक का शारीरिक विकास, सामूहिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। आप लोग जब इवन इन सारी चीजों को, जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी के चैप्टर में वहां पे पूरा आपको एक पेपर मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी पड़ेगी। और साथ में इनका क्या करना है कि बालक बालक की जो है थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है, उसको और ज्यादा ग्रो कराना है, उसको और ज्यादा बढ़ाना है, उसकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाना है, उसको और कल्पनाशीन की वो ज्यादा से ज्यादा इमेजिन कर सके। तो इन सारी क्षमताओं का जो हम विकास करते हैं वो हम कहाँ से करेंगे, साइकोलॉजी के अप्रोच के थ्रू करेंगे। ये उसकी रोल है, किसका है, ये अभी जो पांचों पॉइंट हमने बताए, पांच है, तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच की भूमिका है। अब जैसे इसमें कहा है कि इसके द्वारा बालक का, बालक के सृजनात्मक, बौद्धिक, इन सभी जो पहलू हैं इनका हम विकास करेंगे। यानी मैं अभी जो बताया था उन्हीं चीजों का है, कि चाहे उसकी क्रिएटिविटी का हो, चाहे इंटेलिजेंसी हो गया, हर चीज का हम डेवलप करेंगे। और इस जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, इसको लाने का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, कुछ शिक्षा शास्त्री आते हैं। तो इसमें रूसो, टीपी नन, पेस्टोलॉजी, प्रोबेल, ये सारे, इसमें से ऐसा है कि कुछ शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवादी थे, कुछ यथार्थवादी थे, कुछ आदर्शवादी थे, लेकिन कई मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इन सब ने जो मिल के काम किया, तो किसका जन्म होता है, साइकोलॉजिकल अप्रोच का। इवन सबसे पहले रूसो था, रूसो एक प्रकृतिवादी यानी एक फिलोसफर था प्रॉपर वो, लेकिन वो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने शुरू से ही इस चीज को कहा कि बच्चे को बच्चा समझ के शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि उसको हम वयस्क मान लें कि नहीं वो एक एडल्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठाया था वो रूसो था। तो जो आज की क्लास है इसमें दो हम लोग अप्रोच कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक हमारा है फिलोसफिकल और दूसरा है साइकोलॉजिकल। तो जो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए हमारे जो अप्रोचेस हैं, यानी ऐतिहासिक, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक,
इनको कवर करेंगे। और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ यार कि जितने भी लोग हो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और मैं मेहनत भी करता हूँ, तो फ्री में अगर मिल रहा है चीज़ें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करा दो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो